आरव के हाथ में फ़ोन की स्क्रीन चमक रही थी। उसने मुझे सहारा देकर अपनी कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मैं कांप रही थी, पर अब वो कंपन ठंड से ज़्यादा उस सदमे का था जो राघव ने मुझे दिया था। जिस इंसान के साथ मैंने 6 साल बिताए, जिसके लिए मैंने अपने सपनों की बलि दी, उसने मुझे एक तौलिए में सड़क पर फेंक दिया। आरव ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अनन्या, तुझे क्या लगता है कि राघव की कंपनी रातों रात इतनी बड़ी कैसे हो गई? पिछले 2 सालों से वो जिस इन्वेस्टर के दम पर उछल रहा था, वो कोई और नहीं, मेरी बनाई हुई एक शेल कंपनी थी। मैं देखना चाहता था कि पैसा और कामयाबी मिलने के बाद वो तुझे सिर आंखों पर बिठाता है या अपनी असलियत दिखाता है। आज उसने जवाब दे दिया। अगली सुबह जब दिल्ली की सड़कों पर सूरज की पहली किरण पड़ी, तो वो मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। मैं आरव के घर पहुंच चुकी थी। मेरी भाभी ने बिना कुछ पूछे मुझे गले लगा लिया और मेरे सिर पर तेल की मालिश करते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, अब तू देख कि मल्होत्रा खानदान की बेटी गिरती है तो उठती कैसे है। उधर राघव के घर में जश्न का माहौल था। उसे लगा था कि मैं हार मानकर वापस आऊंगी और उसकी मां के पैर छूकर माफी मांगूंगी। लेकिन जब सुबह 10 बजे उसके ऑफिस के दरवाजे खुले, तो वहां पुलिस और इनकम टैक्स के अधिकारी पहले से मौजूद थे। राघव के पैरों तले जमीन तब खिसकी जब उसे पता चला कि उसकी कंपनी के 60% शेयर उस गुमनाम इन्वेस्टर के पास हैं, जिसने अब अपना हाथ खींच लिया था। दोपहर होते होते राघव के पास बैंक के नोटिस आने लगे। उसने मुझे दर्जनों फ़ोन किए, पर मेरा फ़ोन बंद था। शाम को वो बदहवास होकर मेरे मायके पहुंचा। आरव गेट पर ही खड़ा था। राघव चिल्लाया, अनन्या कहाँ है? उसे कहो कि नाटक बंद करे, मेरी कंपनी डूब रही है, उसे आकर पेपर साइन करने होंगे। आरव शांत था। उसने राघव को अंदर नहीं बुलाया, बस गेट के पास जाकर बोला, राघव, तुमने कल रात अनन्या को घर से नहीं निकाला था, तुमने अपनी किस्मत को घर से बाहर धक्का दिया था। जो घर तेरे पैसों से चलता था, वो अब बिकने वाला है, क्योंकि वो घर अनन्या के नाम पर गिरवी रखा गया था जब तुमने पिछले साल लोन लिया था। राघव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने प्यार का नाटक करके मुझसे कुछ कागजों पर दस्तखत करवाए थे, ये कहकर कि ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। उसे नहीं पता था कि आरव ने उन कागजों को कानूनी रूप से ऐसे मोड़ दिया था कि कंपनी के घाटे की जिम्मेदारी सिर्फ राघव की थी, जबकि मालिकाना हक में मेरा हिस्सा सुरक्षित था। अगले कुछ हफ्ते राघव के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं थे। उसकी मां शारदा देवी, जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करती थीं, अब गली गली लोगों से उधार मांग रही थीं। जिस समाज में वो मेरी बदनामी करने की सोच रहे थे, उसी समाज ने उन्हें धुतकार दिया, क्योंकि उस रात की सीसीटीवी फुटेज आरव ने पहले ही सोसाइटी के ग्रुप में डाल दी थी। लोगों ने देखा कि कैसे एक इंसान ने अपनी पत्नी को आधी रात को बारिश में बेइज्जत किया था। मैंने अपना आर्किटेक्चर का काम फिर से शुरू किया। इस बार मैं किसी की सीढ़ी नहीं थी। आरव ने मुझे एक छोटा सा ऑफिस स्पेस दिया और मैंने अपनी पहली साइट पर काम करना शुरू किया। मुझे याद है, एक दिन मैं लाजपत नगर की उसी मार्केट में चाय पी रही थी जहां से मेरा बचपन शुरू हुआ था। वहां राघव मिला। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर वो घमंड गायब था। वो मेरे पास आया और बोला, अनन्या, मुझे माफ कर दो। माँ बीमार है, घर बिक गया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने चाय का घूंट भरा और शांति से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, राघव, उस रात तुमने मुझसे कहा था कि घर पति का होता है और औरत सिर्फ निभाने आती है। आज तुम्हारे पास न घर है, न उसे निभाने वाली औरत। तुमने मुझे सिर्फ एक तौलिए में बाहर निकाला था, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी असलियत के साथ बाहर छोड़ दिया है। अब हम बराबर हैं। राघव चुपचाप मुड़कर चला गया। मैंने देखा कि बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार मेरे पास अपना खुद का घर था, अपनी छत थी और सबसे बढ़कर अपना स्वाभिमान था। आरव ने सच कहा था। उस रात राघव मेहरा की बर्बादी नहीं हुई थी, बल्कि अनन्या मल्होत्रा की आज़ादी की शुरुआत हुई थी। आज मैं दिल्ली की बड़ी इमारतों के नक्शे बनाती हूँ। मेरी हर ड्राइंग में एक मजबूत बुनियाद होती है, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि अगर आपकी बुनियाद किसी दूसरे के भरोसे है तो वो कभी भी ढह सकती है। राघव अब एक छोटी सी फर्म में क्लर्क की नौकरी करता है और उसकी माँ अब किसी बहू को नसीहत देने लायक नहीं रही। जिंदगी ने अपना हिसाब पूरा कर लिया था। मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जो लड़की बारिश में अकेले खड़े होकर नहीं टूटी, उसे अब दुनिया का कोई तूफान नहीं हिला सकता था। आरव की कार की पिछली सीट पर बैठी मैं खिड़की से बाहर गिरती उन बारिश की बूंदों को देख रही थी, जो अब मुझे ठंडी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कुदरत मेरे शरीर की गंदगी और राघव के उन गंदे एहसासों को धो रही थी। आरव ने अपनी जैकेट मेरे कंधों पर और कस दी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बिना कुछ बोले सीधे हमारे पुराने घर की ओर चल दिया। रास्ते भर सन्नाटा था, पर मेरे दिमाग में शोर मचा हुआ था। मुझे याद आ रहा था कि कैसे मैं राघव के ऑफिस की फाइलें,
रात रात भर जागकर ठीक करती थी ताकि उसे बॉस से शाबाशी मिले। मुझे याद आ रहा था कि कैसे मैंने अपनी पसंद के कपड़े पहनना छोड़ दिया था क्योंकि उसकी माँ को सादगी पसंद थी। जब हम घर पहुंचे तो माँ दरवाजे पर ही खड़ी थीं। आरव ने शायद उन्हें फ़ोन कर दिया था। मुझे उस हाल में देखकर माँ के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन आरव ने उन्हें शांत कराया। उसने मुझे कमरे में भेजा और भाभी से कहा कि मुझे गर्म पानी से नहलाकर सुला दें। उस रात मैं सो नहीं पाई। हर बार जब आंख लगती मुझे राघव का वो चेहरा याद आता जिसमें घमंड और नफरत भरी थी। लेकिन अगले दिन की सुबह कुछ और ही संदेश लेकर आई थी। सुबह के 7 बजे थे। आरव मेरे कमरे में आया और उसके हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज थे। उसने कहा, अनन्या, आज से रोना बंद। कल रात जो हुआ वो राघव की आखिरी गलती थी। अब वो देखेगा कि जिसे उसने सड़क पर फेंका वही उसकी जमीन खींच लेगी। आरव ने मुझे बताया कि राघव जिस ड्रीम प्रोजेक्ट के पीछे पागल था उसकी जमीन असल में हमारे नाना जी के ट्रस्ट के अंतर्गत आती थी, जिसे अब आरव संभाल रहा था। राघव को लगा था कि वो अपनी पहुंच और पैसों के दम पर वो जमीन हड़प लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस ट्रस्ट की कानूनी वारिस मैं भी थी। अगले 3 दिनों तक मैंने खुद को कमरे में बंद रखा, पर रोने के लिए नहीं, बल्कि अपने पुराने आर्किटेक्चर के नोट्स और राघव की कंपनी के उन घोटालों की फाइलें खंगालने के लिए जो मैंने काम करते वक्त अनजाने में देख ली थीं। चौथे दिन मैं तैयार हुई। मैंने वही साड़ी पहनी जो राघव को सबसे ज्यादा नापसंद थी, क्योंकि वो बहुत बोल्ड थी। मैं सीधे उसके ऑफिस पहुंचे। वहां सन्नाटा था। राघव अपनी केबिन में बैठा किसी इन्वेस्टर से गिड़गिड़ा रहा था, क्योंकि उसकी फंडिंग अचानक रुक गई थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वापस जाओ, माँ से माफ़ी मांगो, शायद वो तुम्हें घर में घुसने दें। मैंने एक फाइल उसकी मेज़ पर फेंकी। वो मेरी ओर झपटा, पर तभी पीछे से आरव और 2 वकील अंदर आ गए। मैंने शांत स्वर में कहा, राघव, जिस घर से तुमने मुझे निकाला था वो घर अब बैंक की नीलामी में जा रहा है, और ये जो तुम्हारी कंपनी है इसके 60% प्रोजेक्ट्स के नक्शे मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हैं। तुमने मेरा काम चुराकर अपनी कंपनी खड़ी की थी ना? आज से मैं अपना कॉपीराइट वापस लेती हूँ। तुम्हारी हर बिल्डिंग अब एक कानूनी विवाद है। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। वो हंसने की कोशिश करने लगा। तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा? आरव आगे बढ़ा और बोला, पैसा इसके पास पहले से था राघव। बस ये तुम्हारे हमारी वाले जाल में फंसी थी। कल रात तुमने जब इसे बाहर फेंका तो सीसीटीवी कैमरे ने सिर्फ थप्पड़ नहीं रिकॉर्ड किया, बल्कि तुम्हारी मर्दानगी का जनाजा निकलते हुए भी देखा। पूरी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे वो वीडियो है। तुम्हारे क्लाइंट्स एक एक करके हाथ खींच रहे हैं। तभी शारदा देवी का फोन राघव के मोबाइल पर आया। स्पीकर पर उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो रो रही थीं। पुलिस उनके घर पहुंचे थी क्योंकि मैंने घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया था। राघव के हाथ से फोन छूट गया। उसने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। अनन्या, मैं बहक गया था। माँ की बातों में आ गया था। मुझे बचा लो। मैंने अपना पैर पीछे खींच लिया और कहा, उस रात जब मैं तौलिए में भीग रही थी और लोग मुझे घूर रहे थे, तब तुम्हारी माँ की बातें कहाँ थी राघव? तब तुम्हारा घर कहाँ था? तुमने कहा था ना कि घर पति के पैसों से चलता है, तो अब अपने उन्हीं पैसों से अपनी इज्जत बचा लो। मैं मुड़ी और केबिन से बाहर निकल गई। पूरे ऑफिस का स्टाफ मुझे देख रहा था। वही स्टाफ जो कल तक मुझे मैडम कहकर मेरा मजाक उड़ाता था, क्योंकि मैं राघव की छाया में रहती थी। अगले 6 महीने कोर्ट कचहरी और कागजी कार्रवाई में बीते। राघव और उसकी माँ को अपनी जमा पूंजी वकीलों को देने में खर्च करनी पड़ी। जिस आलीशान बंगले से उसने मुझे धक्का दिया था वो बिक गया। एक दिन मुझे पता चला कि वे लोग लाजपत नगर के ही एक छोटे से किराए के कमरे में शिफ्ट हो गए हैं। वही लाजपत नगर जहां मैं पली बढ़ी थी, पर अब फर्क ये था कि मैं वहां की एक सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। मैंने अपनी खुद की फर्म शुरू की, अनन्या डिज़ाइन्स। एक शाम मैं अपनी कार से घर लौट रही थी तो रास्ते में एक मंदिर के बाहर शारदा देवी बैठी दिखीं। उनके हाथ में वही प्रसाद का थैला था, लेकिन आज चेहरे पर वो जहरीली मुस्कान नहीं थी। वो फटे हुए आंचल से अपनी आंखें पोंछ रही थीं। मुझे देखकर उन्होंने मुंह फेर लिया। मुझे नफरत नहीं हुई, बस तरस आया कि जिस औरत ने एक दूसरी औरत का घर उजाड़ने में खुशी ढूंढी, आज उसके पास अपना खुद का सिर ढकने की जगह नहीं थी। राघव अब दिल्ली की सड़कों पर छोटी मोटी ब्रोकरेज का काम करता है। वो आज भी उस रात को याद करके काम जाता है। लोग कहते हैं कि जब भी बारिश होती है वो अपने घर का दरवाज़ा बंद करके कोने में दुबक जाता है। शायद उसे डर लगता है कि कोई उसे भी वैसे ही बाहर न फेंक दे। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। मेरा भाई आरव आज भी मेरे साथ खड़ा रहता है, पर अब उसे मेरी फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बहन अब खुद अपनी ढाल है। उस एक रात की बारिश ने मेरा पिछला सब कुछ बहा दिया था
और मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया था जिसे अब किसी राघव मेहरा की जरूरत नहीं थी। मेरी कहानी अब समझौतों की नहीं, बल्कि उस ऊंची उड़ान की थी जो मैंने खुद के दम पर भरी थी। शारदा देवी को उस हालत में देखकर मेरे कदम एक पल के लिए ठिठके, लेकिन फिर मुझे अपनी कलाई का वो नीला निशान याद जो राघव की पकड़ से उभरा था। मैंने गाड़ी का शीशा ऊपर किया और आगे बढ़ गई। घर पहुंचते ही रसोई से आती मसालों की खुशबू ने मेरा स्वागत किया। भाभी कढ़ाई में पनीर भून रही थीं और माँ मेज पर बैठकर मटर छील रही थीं। ये वही घर था जहां से मैं विदा होकर गई थी, और आज इसी घर ने मुझे फिर से अपनी बाहों में समेट लिया था। भाभी ने मुझे देखते ही कहा, अनन्या, हाथ मुंह धोकर आ, आज तेरी पसंद के भरवा करेले और पूरी बनाई है। मैंने मुस्कुराते हुए अपना बैग सोफे पर रखा। तभी आरव कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में कुछ नक्शे थे। उसने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज एक बड़ा क्लाइंट आया था ऑफिस में। वो चाहते हैं कि उनके नए रिजॉर्ट का डिज़ाइन तुम तैयार करो। उन्होंने तुम्हारा पिछला काम देखा है और वो काफ़ी प्रभावित हैं। मैंने उन नक्शों को देखा और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी पहचान अब राघव की पत्नी नहीं, बल्कि आर्किटेक्ट अनन्या के रूप में पक्की हो रही है। इधर राघव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लाजपत नगर की उस छोटी सी गली में जहां उनका किराए का कमरा था, वहां सीलन और अंधेरे का बसेरा था। शारदा देवी को अब खुद बर्तन मांजने पड़ते थे, क्योंकि उनके पास कामवाली रखने के पैसे नहीं बचे थे। एक दिन राघव घर लौटा तो देखा कि माँ जमीन पर बैठी रो रही थीं। उन्होंने सिसकते हुए कहा, राघव, जिस बहू को हमने तिनका तिनका जोड़कर घर से बाहर निकाला, आज उसी का नाम अखबार में छपा है। लोग कह रहे हैं कि वो शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने वाली है। क्या हम सच में इतने गलत थे? राघव ने झल्लाकर अपनी फाइल मेज पर पटकी। उसे अपनी गलती का एहसास तो था, पर उसका पुरुष अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, सब किस्मत का खेल है माँ। अगर उस रात वह भाई वहां ना होता तो आज अनन्या मेरे पैरों में होती। लेकिन राघव ये भूल रहा था कि आरव का वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि राघव के अपने कर्मों का फल था। आरव ने महीनों पहले राघव के ऑफिस के एक वफादार कर्मचारी से दोस्ती कर ली थी, जो उसे राघव की हर हरकत की खबर देता था। आरव को पता था कि राघव का गुस्सा किस हद तक गिर सकता है, इसलिए वो उस रात साये की तरह मेरा पीछा कर रहा था। वक्त बीतता गया और मेरी कंपनी अनन्या डिज़ाइन्स ने शहर में अपनी धाक जमा ली। मैंने तय किया था कि मैं अपनी कंपनी में उन महिलाओं को काम दूंगी जो घरेलू हिंसा का शिकार रही हैं या जिन्हें उनके परिवारों ने अकेला छोड़ दिया है। मेरा ऑफिस अब सिर्फ एक दफ्तर नहीं, बल्कि एक सहारा बन चुका था। एक सुबह जब मैं ऑफिस में बैठी एक मीटिंग की तैयारी कर रही थी, तभी रिसेप्शन से फ़ोन आया कि कोई मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, अंदर भेज दो। दरवाज़ा खुला और सामने राघव खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, शर्ट की कॉलर पर मैल जमी थी और आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो वही शख्स था जो कभी अरमानी के सूट पहनकर घमंड से चलता था। वो चुपचाप मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में बड़ी ई की ठंडी हवा थी, पर उसके माथे पर पसीना था। अनन्या, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं यहाँ काम मांगने आया हूँ। कोई भी छोटा मोटा काम दे दो। माँ की दवाइयों के पैसे नहीं हैं और कोई मुझे नौकरी पर नहीं रख रहा, क्योंकि मार्केट में मेरी साख खत्म हो चुकी है। मैंने उसे गौर से देखा। मेरे मन में न तो गुस्सा था, न ही बदला लेने की तड़प, बस एक खालीपन था। मैंने मेज पर रखा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और शांति से कहा, राघव, जिस दिन तुमने मुझे उस तौलिए में बाहर धक्का दिया था, तुमने सिर्फ एक औरत को बाहर नहीं निकाला था, बल्कि उस भरोसे को मारा था जो एक घर की नींव होता है। मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह छोटी सोच नहीं रखती, लेकिन तुम मेरी कंपनी के अनुशासन को झेल नहीं पाओगे। यहाँ काम मेहनत से मिलता है, रिश्ते या एहसान से नहीं। राघव ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। शारदा माँ भी अब पछताती हैं। वो रोज़ कहती हैं कि काश हमने लक्ष्मी को घर से न निकाला होता। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, राघव, औरत लक्ष्मी तब होती है जब उसे सम्मान मिले। जब उसे पैरों की जूती समझा जाए तो वो काली भी बन सकती है। जाओ, बाहर मैनेजर से मिल लेना, अगर कोई वैकेंसी होगी तो वो तुम्हें बता देंगे। लेकिन याद रखना, यहाँ तुम सिर्फ एक कर्मचारी होगे और मैं तुम्हारी बॉस। राघव बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। उसे जाते हुए देखकर मुझे अपनी माँ की एक बात याद आई, बेटी, अपनी कीमत खुद तय करो, वरना दुनिया तुम्हें कौड़ियों के भाव बेच देगी। उस दिन मैंने अपनी कीमत तय की थी। शाम को जब मैं घर लौटी तो बारिश फिर से शुरू हो गई थी। आरव गेट पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। इस बार मैं भीग नहीं रही थी, बल्कि हाथ में छाता लिए गर्व से अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। आरव ने पूछा, आज राघव आया था? मैंने हाँ में सिर हिलाया।
आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा अनन्या, जिंदगी का पहिया घूमकर वहीं आता है। कल जो तुम्हें सड़क पर देख रहा था, आज वही तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बस अपनी गरिमा कभी मत खोना। मैंने आरव का हाथ पकड़ लिया और हम दोनों अंदर चले गए। घर के अंदर माँ ने दिया जलाया था जिसकी रोशनी पूरे आंगन में फैली थी। उस रात मुझे समझ आया कि असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाने में है कि आपका दुश्मन भी आपकी मदद के बिना जी न सके। लाजपत नगर की उन तंग गलियों से निकलकर आज मैं अपने सपनों के महल की मालकिन थी, जहां न कोई मुझे डरा सकता था और न ही कोई मेरी आवाज दबा सकता था। वो बारिश की रात अब मेरे लिए एक डरावना सपना नहीं, बल्कि मेरी जीत का पहला पन्ना बन चुकी थी। अब मेरी कहानी में कोई राघव मेहरा नहीं था। अब मेरी कहानी सिर्फ अनन्या की थी, जो टूटकर बिखरना नहीं, बल्कि गिरकर संभलना जानती थी। मेरे ऑफिस से बाहर निकला तो उसकी पीठ झुकी हुई थी और चाल में वो पुराना जोश गायब था। उसे मैनेजर ने एक छोटे से स्टोरकीपर की नौकरी का ऑफर दिया था। ये वही राघव था जो कभी करोड़ों के टर्नओवर की बातें करता था। आज उसे 15,000 की नौकरी के लिए हाथ जोड़ना पड़ा। उसने वो नौकरी कर ली क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगले ही दिन से वो हमारे ऑफिस के पिछले हिस्से में मौजूद गोदाम में सामान का हिसाब रखने लगा। मुझे खिड़की से कभी कभी वो दिखता, धूल से सने कपड़ों में बड़े बड़े बक्से उठाते हुए। मेरे स्टाफ के लोग आपस में खुसर पुसर करते कि देखो ये वही है जिसने मैम के साथ बदतमीजी की थी, पर मैंने सबको सख्त हिदायत दे दी थी कि कोई उसे तंग नहीं करेगा। काम के वक्त वो सिर्फ एक कर्मचारी था। एक दिन ऑफिस में देर हो गई थी और तेज बारिश होने लगी। बिल्कुल वैसी ही रात थी जैसी उस दिन थी जब उसने मुझे निकाला था। मैं अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी कि तभी मैंने देखा राघव गोदाम के बाहर एक फटी हुई छतरी लेकर खड़ा था और ऑटो का इंतजार कर रहा था। उसके जूते पूरी तरह घिस चुके थे और वो ठंड से कांप रहा था। तभी वहां एक पुरानी टैक्सी रुकी और उसमें से शारदा देवी उतरी। उनके हाथ में एक टिफिन था। वो राघव के पास गईं और उसके सिर पर हाथ रखकर रोने लगीं। उन्होंने शायद देखा नहीं था कि मैं पास ही खड़ी हूं। मैंने सुना शारदा देवी कह रही थीं, बेटा चल घर चल, ये किस हाल में पहुंच गए हम। जिस बहू को हमने तिनका समझकर फेंका, आज उसी की छांव में हमें रोटी मिल रही है। मुझे माफ कर दे राघव, मेरी कड़वी जुबान ने तेरा घर उजाड़ दिया। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें ऑटो में बिठाने लगा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था, पर वो पछतावा अब बहुत देर से आया था। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। रास्ते भर मुझे वही दृश्य याद आता रहा। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। शहर के कई नामी आर्किटेक्ट्स आए हुए थे। तभी गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। चारों तरफ धुआं फैल गया और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। मैं अपने केबिन में कुछ फाइलें समेट रही थी कि अचानक धुएं की वजह से मेरा दम घुटने लगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर लकड़ी का एक भारी हिस्सा जलकर गिर गया और रास्ता बंद हो गया। मुझे लगा कि आज मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी एक साया धुएं को चीरते हुए अंदर आया। वह राघव था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस जलते हुए मलबे को हटाया और मुझे कंधे पर उठाकर बाहर ले आया। जब हम सुरक्षित बाहर आए तो वो बुरी तरह झुलस चुका था। उसे अस्पताल ले जाया गया। आरव भी खबर मिलते ही वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने बताया कि राघव के हाथ और पीठ काफी जल गए हैं, पर वो खतरे से बाहर है। अगले दिन मैं उसे देखने अस्पताल गई। वो लेटा हुआ था। उसकी माँ उसके पास बैठी रो रही थीं। मुझे देखते ही शारदा देवी मेरे पैरों में गिर पड़ीं। अनन्या, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अंधी हो गई थी। आज अगर राघव ने तुझे न बचाया होता तो मैं जीते जी मर जाती। मैंने उन्हें उठाकर कुर्सी पर बिठाया और राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में आज पहली बार वो घमंड नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, अनन्या, उस रात मैंने तुम्हें घर से निकाला था। आज बस उस पाप का थोड़ा सा प्रायश्चित करने की कोशिश की है। मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी और मैं हकदार भी नहीं हूं। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, राघव, तुमने आज मेरी जान बचाई है, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर से वही रिश्ता शुरू कर सकते हैं। जो आग उस रात लगी थी उसने सब कुछ राख कर दिया था। हाँ, इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हारे इलाज का सारा खर्च मेरी कंपनी उठाएगी और जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें एक बेहतर पद पर काम मिलेगा, पर वो काम गुड़गांव वाले ऑफिस में होगा, दिल्ली में नहीं। राघव समझ गया था कि मैंने उसे माफ तो कर दिया है, पर अपने जीवन में दोबारा जगह नहीं दी है। वह अपनी माँ के साथ दूसरे शहर चला गया। मैंने उसे एक नया मौका दिया, लेकिन एक दूरी के साथ। आरव ने बाद में मुझसे पूछा कि क्या मैं उदास हूं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं भैया, आज मेरा मन हल्का है। नफरत का बोझ लेकर जीना बहुत मुश्किल होता है। मैंने उसे माफ करके खुद को उस बोझ से आज़ाद कर लिया है। आज मेरी कंपनी उत्तर भारत की सबसे बड़ी फर्मों में से एक है।
लाजपत नगर वाले उस पुराने घर को मैंने फिर से बनवाया है, लेकिन इस बार उसकी दीवारों पर किसी का डर नहीं, बल्कि मेरी कामयाबी की तस्वीरें हैं। राघव अब एक सादा जीवन जी रहा है। वो अपनी माँ का ख्याल रखता है और हर महीने मुझे एक पत्र लिखता है जिसमें सिर्फ शुक्रिया लिखा होता है। मैं वो पत्र पढ़ती हूँ और फिर उसे फाइल में रख देती हूँ। मेरी जिंदगी अब किसी की मोहताज नहीं है। मैंने सीख लिया है कि बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, अगर आपके पास खुद का बनाया हुआ छाता है तो आप कभी भीग नहीं सकते। मेरी कहानी अब उस तौलिए और अपमान से बहुत आगे निकल चुकी है। अब ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी राख से अपना साम्राज्य खड़ा किया है। दोस्तों, अनन्या की यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक औरत जब ठान लेती है तो वो राख से भी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकती है। अगर आपको अनन्या के संघर्ष और उसकी जीत की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। याद रहे कि ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें। आपकी एक सदस्यता हमें और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।